हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि रीट एग्जाम जो है वो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। रीट के लिए दोनों ही, चाहे आपने लेवल 1 लिया हो, लेवल 2 लिया हो। तो चलिए आज भी हम सीडीपी का ही टेस्ट पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। तो ये जो बाल्यावस्था होती है ना, यही आपकी क्या होती है, विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था होती है। बच्चे का अगर सामाजिक यानी कि बच्चों को आदर सिखाना है या नमस्ते पाती करना सिखाना है तो ये बाल्यावस्था ही होती है, जो कि विद्यालय की श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है कब से? अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो जब संपर्क आता है तभी हमारा सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, जब आप किसी के संपर्क में जाते हैं। ठीक है, चलिए। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये शिक्षा है आपका। क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे सामाजिक परिवर्तन होता है आपका शिक्षा के आधार पर। ठीक है। चेनिंग यानी कि श्रृंखला की संकल्पना का संबंध किससे है? शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, प्रयास और त्रुटि से, अवलोकनात्मक अधिगम से। तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से है। चलिए, और ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था आपका स्किनर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? विकास में परिवर्तन होता है। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सी विशेषता नहीं है? तो विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है, यही नहीं है, बाकी सारी सही है। तो विकास की विशेषताओं पर नजर डालेंगे। विकास में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। और ये जो विकासात्मक पैटर्न होता है ना, ये आपका पूर्वानुमेय होता है, अपूर्वानुमेय नहीं होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? ठीक, शैशवावस्था नहीं है, यानी कि शैशनावस्था नहीं है, यानी फालिक स्टेज नहीं है। स्वायत्त अवस्था यानी ऑटोनॉमी स्टेज नहीं है। गुदावस्था यानी कि एनल स्टेज नहीं है। मुखावस्था यानी कि ओरल स्टेज नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2। ये जो स्वायत्त अवस्था है ना, ऑटोनॉमी स्टेज, ये नहीं है। तो कितनी है? देखिए, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखी अवस्था होती है, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्यावस्था और जनेन्द्रिय अवस्था, है ना, जनेन्द्रिय। जीन पियाजे के नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं हैं, परायत्त अवस्था और स्वायत्त अवस्था। ये याद रखेंगे कि स्वायत्त अवस्था, परायत्त अवस्था, ये जीन पियाजे का जो नैतिक विकास था उसकी 2 अवस्थाएं हैं। बाकी फ्रायड की जो 5 अवस्थाएं हैं मनोलैंगिक विकास की, वो है आपकी मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जनेन्द्रिय अवस्था। तो यहां से देखिए, अगर मैं कहूं आपसे, यहां से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो बन सकते हैं आपके रीट एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता यानी कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है? 52 से 67, 36 से 51, 20 से 35 या 20 से कम। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 36 से 51। ठीक है, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस बनने की संभावना है। 52 से 57 तो साधारण मानसिक मंदता होती है ना। 36 से 51 जो है वो मध्यम मानसिक मंदता होती है। अब मध्यम आपसे पूछा था तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे बना दिया इन्होंने, है ना। और 20 से 35 है तो गंभीर मानसिक मंदता है, और 20 से कम है तो गहन मानसिक मंदता है। याद रखेंगे, 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? अब ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व पर सिर्फ सेल्डन ने बोला है, स्पेंजर ने भी कुछ बोला है। सैद्धांतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, कलात्मक नहीं है, सुडोल काय नहीं है। तो व्यक्ति, स्पेंजर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सुडोल काय हो। सुडोल काय मतलब उसका जो फिगर हो ना वो बेहतरीन हो। ठीक है, तो स्पेंजर के व्यक्तित्व के 6 प्रकार है। ये आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने प्रकार है स्पेंजर के व्यक्तित्व के? तो 6 प्रकार। अब पूछ सकता है कि कौन कौन से हैं? तो सैद्धांतिक है, राजनैतिक है, आर्थिक है, कलात्मक है, सामाजिक है और धार्मिक है। सुडोल काय नहीं है। ठीक है, अब क्रैशमर ने कितने बताए हैं? तो व्यक्तित्व के 4 प्रकार क्रैशमर ने भी बताए हैं। कौन कौन से? स्थूल काय, सुडोल काय, क्षीण काय और मिश्रित।
है ना। तो ये जो बॉडी फिगर की बात करते हैं, ये क्रैशमर करते हैं, है ना, क्रैशमर करते हैं। याद रखेंगे, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, देखिए जो स्प्रेंजर है उनके 6 प्रकार हैं और 4 प्रकार बताएं क्रैशमर ने, तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में वैयक्तिक विभेद का विवेचन किया है, वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। तो देखो कौन सी पुस्तक, एक तो इनके राइटर ही पूछ लेगा आपसे, ऑलपोर्ट ने किया, बीगी एंड हंट ने किया, जीन पियाजे ने, या सर फ्रांसिस गाल्टन ने। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि ये पुस्तक में किसने क्या किया है, वैज्ञानिक ढंग से वैयक्तिक विभेद किया है। तो वैयक्तिक विभेद वैज्ञानिक ढंग से किस पुस्तक में हुआ, हेरिडिटरी जीनियस में। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। हेरिडिटरी जीनियस के जो मतलब मनोवैज्ञानिक राइटर है वो कौन है, तो आपका गाल्टन है ना, गाल्टन है, सॉरी। चलिए यहां से देखिए, अब यहां से देखेंगे 4-5 क्वेश्चन। नेचर ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, हिप्पोक्रेट्स हैं। ये मैंने आपको पिछली बार भी करवाया था, है ना। टाइप्स ऑफ मैन के पुस्तक के लेखक है स्प्रेंगर। और आपके फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है क्रैशमर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मॉडलिंग नहीं है, अनुकूलन नहीं है, अनुकरण नहीं है, या अवलोकनात्मक अधिगम नहीं है। तो ये जो अनुकूलन है ना, ये संप्रदाय सिद्धांत नहीं है। बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहल वर्ग के द्वारा किए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। दंड और आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की, सामाजिक अवस्था। तो ये आपकी आती है सामाजिक अनुबंध, है ना, सामाजिक अनुबंध आती है। सही विकल्प होगा आपका सामाजिक अनुभव। अब यहां से देखो कम से कम आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, यहां से कहीं नहीं गए, 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। देखो कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो उसके 3 स्तर है ना, जिनमें 6 अवस्थाएं हैं। तीनों स्तर में 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी 2-2 अवस्थाएं हैं, प्रत्येक स्तर पर 2 अवस्थाएं हैं। 3 स्तर हैं, 6 अवस्थाएं हैं और 2-2 स्तर है। जैसे प्रथम स्तर है पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत भी हम इसे कहते हैं। इसमें दंड और आज्ञाकारिता आती है और अहंकार की भावना भी इसी में आती है। द्वितीय स्तर है रूढ़िगत या परंपरागत। इसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है किशोरावस्था में, और प्रशंसा होती है उत्तम लड़का उत्तम लड़की की। ठीक है, तृतीय स्तर आता है उत्तर रूढ़िगत या फिर पश्चिम परंपरागत स्तर, यानी लास्ट। इसमें क्या होता है, सामाजिक समझौतों की अवस्था पता चल जाती है, सामाजिक अनुबंधन करना है, क्यों करना है, ये सारी बातें पता चल जाती हैं। और ये विवेक की अवस्था है, यानी अब बच्चा क्या है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगता है। इसी उत्तर परंपरागत को ही पश्चिम परंपरागत कहते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की परिवर्ती अवस्था है। दूसरा है किशोरावस्था में एक स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति होती है। तीसरा है किशोरावस्था वयस्कावस्था की दहलीज होती है। और चौथा है किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होती है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है, आपकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। थोड़ा अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है। एरिक्सन के अनुसार परिश्रम बनाम हीनता है, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है, प्रगाढ़ता बनाम विलगन है, या उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका है। अब देखिए अगली अवस्था देखते हैं, आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था, पहले जब हमने किया था इसका जो लास्ट टाइम हमने टेस्ट सीरीज की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एरिक्सन ने मनो सामाजिक सिद्धांत बताया है और इसकी 8 अवस्थाएं हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहली अवस्था है। दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध। चौथी अवस्था है परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। 5वीं अवस्था है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। और 6ठी अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव। 7वीं अवस्था है उत्पादकता बनाम स्थिरता। 8वीं है संपूर्णता बनाम निराशा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ पर इन्होंने कैसे पूछ लिया है, तो यहाँ पर 5वीं अवस्था पूछिए, तो आपको 1, 2, 3 ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सोल्यूशन दे रही हूं ना, तो इस बेस पर दे रही हूं कि आपको अब छोटी छोटी चीजें किताबों में ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी जो है वो पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। दैहिक मनोविज्ञान में, नैदानिक में, अतीन्द्रिय में, या विकासात्मक में। तो अजीब सा वर्ड कौन लग रहा है, अतीन्द्रिय, तो यही हो जाएगा जहां पर क्या होता है, टेलीपैथी का काम होता है, यानी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों पर अध्ययन किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या स्वलीन चिंतन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वलीन चिंतन। यहां से देखिए कितने क्वेश्चंस बनेंगे। जिम्बार्डो तथा रुक के अनुसार चिंतन के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चिंतन के 2 प्रकार किन के अनुसार हैं? तो जिम्बार्डो और रुक के अनुसार, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं? जिम्बार्डो और रुक के कौन से प्रकार हैं इनमें से? तो स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन किसने दिया? तो जिम्बार्डो और रुक ने दिया। स्वलीन चिंतन किसने दिया? जिम्बार्डो तथा रुक ने दिया। तो समझ में आ गया? 2 ही लाइन से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन निकाल के दिखा दिए। यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये जो कौन सा चिंतन ऐसा है जो कि जिम्बार्डो और रुक ने 3 भागों में बांटा? तो यथार्थवादी को बांटा, यानी कि 2 नंबर के चिंतन को बांटा है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अभी आप लास्ट टाइम पर किताबें ढूंढने जाएंगे ना, किताबें और नोट्स, तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली है, जो कि आपको हमारे द्वारा हमारे चैनल पर इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत कम समय में उपलब्ध कराई जा रही है। लुप्त अधिगम यानी कि लेटेंट लर्निंग क्या है? संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? कुर्ट लेविन ने, थार्नडाइक ने, टॉलमैन ने या पावलव ने? तो ये टॉलमैन ने कराया था। इनसे कुछ क्वेश्चन देखिए। गुप्त अधिगम के उपनाम कौन कौन से हैं? तो अव्यक्त अधिगम है, प्रतीक अधिगम है, चिन्ह पूर्णाकार अधिगम है। किसने दिया? तो टॉलमैन ने दिया, है ना, टॉलमैन ने दिया। यहाँ पर देखिए थोड़ा हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए टॉलमैन ने दिया। तो टॉलमैन ने इनमें से कौन सा अधिगम का सिद्धांत दिया? तो गुप्त अधिगम का सिद्धांत दिया, याद रखेंगे। ठीक है, गुप्त अधिगम का सिद्धांत दिया है, ये बात आप याद रखेंगे। इसको हम लुप्त अधिगम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? प्लेटो नहीं है, अरस्तू नहीं है, डेकार्टे नहीं है, विलियम बुंट नहीं है। तो विलियम बुंट नहीं है। विलियम बुंट का मानना है कि आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, एस आर प्रकार का अनुबंधन या यू प्रकार का? तो क्लासिकल हो जाएगा आपका एस प्रकार का अनुबंधन। अब यहां से देखिए, एस प्रकार का अनुबंधन इसे कहते हैं। क्लासिकल अनुबंधन को हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं और इसके जनक पावलव है। पावलव का जो वो था, प्रयोग था, किस पे था? कुत्ते पर था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन से सातत्य निरंतरता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत या विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत? तो विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत ये आपका क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पे सोल्यूशन में देखते हैं। विकास हमेशा सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। कहां से? इजी टू हार्ड की तरफ होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानव चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है? मानवतावादी मनोविज्ञान, दूसरा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान जो है वो आपका मानव चिंतन, स्मृति, भाषा और प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। विकास की कौन सी अवस्था में लिंगियों के साथ रुचि और मित्रता विकसित होती है? 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 19 से 21 वर्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 से 14 वर्ष में क्या होता है? जो हमारे अवस्था में जो लिंगीय होते हैं ना, लिंगीय मतलब जैसे लड़की को लड़कों के साथ में, लड़कों की लड़की के साथ में मित्रता होती है, तो वो आपकी 12 से 14 वर्ष से शुरू हो जाती है। 15 भी आपको मिल सकता है कहीं कहीं पे। अगला देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? बीने है, सिगमंड फ्रायड है, विलियम बुंट है या फिर विलियम जेम्स है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं विलियम बुंट। और विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को क्या नहीं माना है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना है। अगला देखिए, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या वाराणसी में? तो ये आपकी इलाहाबाद में है। चलिए आगे बढ़िए। किसने मेसो सिस्टम को वर्णित किया कि किस प्रकार बच्चे माइक्रो सिस्टम्स के विभिन्न भाग एक साथ बच्चे के स्केल के कार्य करते हैं? तो राइट ऑप्शन है जीन पियाजे, एरिक्सन, वाइगोत्स्की, यूरी ब्रेन फेन वर्नर। तो सबसे बड़ा नाम लगा देंगे, यूनी ब्रेन फेन वर्नर ने किया था। अगला क्वेश्चन, गंभीर मानसिक बंधता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे कम। तो ये कितनी हो जाती है? 20 से 35 हो जाती है। ठीक है, कौन सी? मानसिक मंदता, गंभीर। और गहनता वाली आ जाती है 20 से नीचे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कौल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो ये सामाजिक अनुबंध की अवस्था जो है वो आपकी किसके है? कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन से मैं अपना गृह कार्य
पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। दूसरा है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है। तीसरा है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। और चौथा है आपका गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ये तीनों आपके आंतरिक मोटिवेशन का रूप है, लेकिन ये आपका बाय है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाए, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि मुझे कोई कुछ दे रहा है इसी वजह से मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हैवार्ड ने, सैमुअल किर्क ने, वैन रिपर ने, वर्क ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल किर्क ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रैचमर द्वारा नहीं दिया गया? सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलकाय। तो ये कलात्मक नहीं दिया गया, बाकी ये 3 दिए गए हैं 1925 में। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 1925 में क्रैचमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो 4। ठीक है, क्रैचमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार कब बताए? 1925 में। कौन कौन से? सुडोलकाय, स्थूलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित। चलिए अगला देखिए, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानाउ प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या प्रतिमान। तो जीन पियाजे सबसे ज्यादा ऐसे ऑप्शंस में स्कीमा की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 30+ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और आपके अगर देखो तैयारी अभी भी नहीं हुई है ना, तो आप जाकर ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, मात्र 20 मिनट के अंदर मैंने आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हुए हैं, समझा के कराए हुए हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो ना दोस्तों, सारे हमारे चैनल पर आके सारे मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर कर लेते हो और सारी शिक्षण विधियां कर लेते हो, तो आपके 90+ मार्क्स बहुत इजी वे में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। बाकी अपनी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में जरूर बताइएगा।